हे गाइस, दिस इज सुदेश। और मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका एक्सप्लेन टू द पॉइंट में। वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के दिन के महत्व के साथ। आज है 8 जून और इस दिन वर्ल्ड ओशंस डे के साथ साथ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशंस डे ऑफिशियली 2008 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्यता दी गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी के कार्यान्वयन का समर्थन करता है और समुद्र के संरक्षण और इसके रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड ओशंस डे 2021 की थीम द ओशन, लाइफ एंड लिवलीहुड्स है। और देखा जाए तो ये दिन सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम करने और रियल चेंज लाने के लिए नेसेसरी एक्शन लेने के बारे में भी जागरूकता फैलाता है। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाएगा। इस इमेज में आप ब्रेन ट्यूमर को देख सकते हो। ट्यूमर के दो मुख्य प्रकार होते हैं, कैंसरस ट्यूमर और बनाइन या नॉन कैंसरस ट्यूमर। लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो लोग इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी और अंतर्राष्ट्रीय जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलिए इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसे सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री प्रमाणित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। इसे यह सर्टिफिकेशन 2020 में मिला। दिल्ली एयरपोर्ट 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कमिटमेंट करने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट था। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स के उपयोग के साथ इसने अपने प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन को काफी कम कर दिया है। यह एक अच्छी बात है और उम्मीद है देश के अन्य एयरपोर्ट्स भी इसका अनुकरण करेंगे। चलिए आज का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज के वर्थ रीडिंग ऐसे 3 आर्टिकल्स यह रहे आपके सामने। द सेकंड शॉट, नॉट बाय ब्लड और लॉ अलोन, और द G7 अपॉर्चुनिटी। पहला आर्टिकल द सेकंड शॉट कल वैक्सीन पॉलिसी में जो चेंज अनाउंस किया गया है उसके बारे में बताता है। आपको पता है कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश की वैक्सीन पॉलिसी चेंज करने का ऐलान किया। हमने इस पर अब तक जितने भी आर्टिकल्स देखे थे सब में एक ही चीज का जिक्र था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स की प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए और बाद में स्टेट्स में उन्हें बांटना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ही करने वाली है। आज तक वैक्सीन पॉलिसी में जितने अप्स एंड डाउन्स आए, यह आर्टिकल उन सबको सम अप करने वाला है। दूसरा आर्टिकल कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल कैसे की जा सकती है, इसके बारे में बता रहा है। देखिए, अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए एक तो अनाथ आश्रम होते हैं या तो फिर उन्हें किसी फैमिली द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। एक तीसरा ऑप्शन भी होता है जिसे फोस्टर केयर कहते हैं। यह हमारे देश में अभी तक उतना प्रचलित नहीं है। फोस्टर केयर का मतलब होता है कि अनाथ बच्चों को फैमिलीज में रहने की जगह मिलना, जिससे कि पारिवारिक वातावरण में उनकी देखभाल हो सके। एडॉप्शन और फोस्टर केयर में फर्क होता है। वह क्या है, हम आगे देखेंगे। तीसरा आर्टिकल G7 समिट के बारे में है। दिल्ली के लिए G7 समिट अमेरिका और यूरोप के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी के ग्लोबल डायमेंशन का विस्तार करने की एक अपॉर्चुनिटी है। इस आर्टिकल के बारे में हम सिर्फ बेसिक सी चीजें जानेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक G7 समिट हुआ नहीं है। यह होने तक इस पर बहुत से आर्टिकल्स आएंगे, मगर उन सब में कहीं ना कहीं सारे पॉइंट सेम ही होंगे। इसलिए समिट होने के बाद इन सारे पॉइंट्स को मैं आगे आने वाले आर्टिकल्स में कवर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए वोकैबलरी देखते हैं। एग्जाम्स में इंग्लिश कंप्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए आपको वोकैबलरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई एग्जाम्स ना भी दे रहे हो तब भी शब्दों के अर्थ याद करना आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। खैर चलिए जल्दी से हमारा पहला आर्टिकल देखते हैं। द सेकंड शॉट, कल की खबर हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए एक बहुत ही अच्छी थी। सेंटर अब सभी एज ग्रुप्स के लिए 75% वैक्सीन्स की खरीद करेगा और इन्हें मुफ्त में दिया जाएगा। देखिए सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कई सारे क्रिटिसिज्म्स हुए, इस पर कई सारे एडिटोरियल्स भी हमने पढ़े। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली वैक्सीन पॉलिसी को आर्बिट्ररी और इर्रेशनल कहा था। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले यह पता था कि वैक्सीन्स के स्टॉक सीमित थे और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने में समय लगेगा। फिर भी गवर्नमेंट ने वैक्सीन कवरेज को यंग एज ग्रुप के लिए बढ़ाया और वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थोप दी। इस पॉलिसी ने राज्यों को तेजी से इस दुर्लभ पब्लिक गुड के लिए एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन करने के लिए मजबूर किया। वैक्सीन्स की कमी ने कई राज्यों को यंग एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन सस्पेंड करने के लिए मजबूर किया।
इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन नीति को मनमाना और तर्कहीन कहा। देश में अब तक कुल 23 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी जा चुकी हैं। दूसरी लहर द्वारा किए गए डिस्ट्रक्शन ने वैक्सीनेशन की इमरजेंसी को बढ़ा दिया है। सेंटर ने अब संकेत दिया है कि 2021 के अंत तक देश में 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन अवेलेबल होंगे। इसने हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई को 30 करोड़ डोसेज रिजर्व करने के लिए 1500 करोड़ रुपए के एडवांस पेमेंट की घोषणा की। बायोलॉजिकल ई कोर्बेवैक्स नाम का वैक्सीन बना रहा है और इसे अब तक इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन भी नहीं मिला है। आपको पता होगा किसी भी दवाई को लोगों पर इस्तेमाल किए जाने से पहले CDSCO से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। उसके बाद ही वो ड्रग मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत और खरीद पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। इन दोनों चिंताओं को अब दूर कर दिया गया है। अब वैक्सीन प्रोक्योरमेंट केंद्र के पाले में आ गई है। अब सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा कांस्टेंट विजिलेंस की आवश्यकता है। कोई भी वैक्सीनेशन ड्राइव में और अधिक गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर यह जीवन और मृत्यु का मामला है। खैर चलिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं। भारतीय समाज में चाइल्ड प्रोटेक्शन के एक एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में फोस्टरिंग को अभी तक मान्यता नहीं है। आपको यहाँ पर फोस्टरिंग और अडॉप्शन में फर्क पता होना चाहिए। देखिए, फोस्टरिंग एक टेम्पररी अरेंजमेंट होती है जिसमें फॉस्टर पेरेंट्स के पास केवल गार्डियनशिप राइट्स होते हैं और बच्चे को एक सुरक्षित और व्यक्तिगत परिवार में पालने के लिए वे जिम्मेदार होते हैं। इसे समझने के लिए आप हैरी पॉटर के परिवार के बारे में सोच सकते हो। उसमें उसके पेरेंट्स फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं। फोस्टरिंग के विपरीत गोद लेने की प्रणाली में यानी एडॉप्शन में गोद लिया हुआ बच्चा उस परिवार के अन्य बच्चों जितना ही प्रॉपर्टी राइट्स का हकदार बन जाता है। फॉस्टर केयर कंपैरेटिवली एक अधिक फ्लेक्सिबल परिस्थिति प्रदान करती है। किसी परिवार में पलना बढ़ना एक बच्चे का अधिकार होता है और इसलिए वर्तमान में अनाथ बच्चों के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर सॉल्यूशंस खोजे जा रहे हैं। देखिए, भारत में लगभग 30 मिलियन अनाथ बच्चे हैं। इन बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेना दोहरा चैलेंज पेश करता है। पहला है लंबे समय तक चलने वाली एडॉप्शन की प्रक्रिया, जिसके कारण सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली वार्षिक गोद लेने की संख्या 3000 से 4000 जितनी कम है। और दूसरा चैलेंज है बच्चों को अडॉप्ट करने की लोगों की अनिच्छा, क्योंकि एडॉप्शन में जीवन भर की कमिटमेंट और एनफोर्सेबल लीगल राइट्स होते हैं। प्रिसाइजली इसीलिए फॉस्टर केयर कंपैरेटिवली एक अच्छा ऑप्शन प्रदान करता है। भारत में फॉस्टर केयर को बढ़ावा देने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 द्वारा पेश किया गया था, लेकिन इस एक्ट ने बच्चों के पालन पोषण की योजना को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया। इसकी वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में इसे अनइवन बना दिया। लेकिन हाल ही में कोविड अनाथों पर दिए गए अटेंशन को देखते हुए राज्य सरकारें फॉस्टर केयर को प्रमोट कर सकती हैं। जहां बच्चों के लिए रिश्तेदारों की देखभाल उपलब्ध नहीं है, वहां फॉस्टर केयर अप्लाई की जा सकती है, जिसके लिए राज्यों को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन मशीनरी को अपग्रेड करना होगा। ऐसा करने पर कमिटेड और सेंसिटिव सिटीजन्स को जरूरतमंद बच्चों के लिए अपने घर और दिल खोलने के लिए आगे आने की उम्मीद की जा सकती है। खैर चलिए मुड़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। इस वीक में 11 जून से 13 जून तक 47वीं G7 समिट होने जा रही है। इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया है। हमारे लिए इस समिट से क्या क्या अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। अब देखिए, अब तक G7 समिट हुआ नहीं है। जब यह हो जाएगा उसके बाद आने वाले आर्टिकल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। तब तक सभी आर्टिकल्स में चीजें सेम ही रहेंगी। तो आज हम इसका बेसिक देख लेते हैं। समिट हो जाने के बाद मैं इसको डिटेल में कवर करूंगा। देखिए, G7 में 7 देश और यूरोपियन यूनियन का समावेश होता है। सभी देशों की लिस्ट आप यहां पर देख सकते हो। इसमें आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन अलग अलग है। यहाँ पर सारे ब्रिटिश आइलैंड दिखाए गए हैं और वॉलेट लाइन में यूनाइटेड किंगडम का एरिया मार्क किया गया है। यहाँ पर आप जितने सारे टापू देख रहे हो उन सबको मिलकर ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल में क्या बोला गया है। राइटर कह रहे हैं, G7 समिट अमेरिका और यूरोप के साथ भारत की बढ़ती पार्टनरशिप के ग्लोबल डायमेंशन का विस्तार करने का एक अवसर है। किसी भी देश के अन्य देशों के साथ ग्लोबल, रीजनल और बायलैटरल संबंध होते हैं। उसमें से यहाँ पर सिर्फ ग्लोबल डायमेंशन की बात की जा रही है।
रीजनल डायमेंशन की बात क्वाड जैसे फोरम्स पर की जाती है। राइटर आगे कहते हैं कि इस बार भारत और वेस्टर्न देशों के हितों के बीच अनप्रेसिडेंटेड तालमेल बना है। भारत और वेस्टर्न देश कई सारी बातों पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि चाइना का बढ़ता अग्रेशन, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज और महामारी के बाद की इंटरनेशनल सिस्टम का निर्माण। तो यह कहा गया है इस आर्टिकल में। G7 समिट होने के बाद इसे हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की ओर। आज आपको बताना है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। आपके 4 ऑप्शंस हैं: ऑपरेशन वैक्सीन, ऑपरेशन को जीत, ऑपरेशन भारत या फिर ऑपरेशन कोविवैक्स। हमारा वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।